हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, ग्रामीण डाक सेवक की न्यू वैकेंसी निकल चुकी है यहाँ पर शेड्यूल 1 जनवरी 2024। जैसा मैंने बोला था कि आपकी ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी यहाँ पर ज़रूर निकलेगी। तो ये इसका जो लास्ट डेट रखा गया, मतलब जिस दिन निकाला गया है, ठीक है, 28 जनवरी 2026 को यहाँ पर जो है इसका ये नोटिफिकेशन बोला गया था कि जीडीएस का निकलेगा। अब इसके बाद यहाँ पर बात करें कि जो ग्रामीण डाक सेवक का ये जो भर्ती है, इसका फॉर्म अप्लाई का डेट क्या रखा गया है। फॉर्म अप्लाई का डेट रखा गया है 31 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक, मतलब लास्ट डेट रखा गया है 14 फरवरी से पहले जो है आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है, ठीक है। और फीस जो है आप 16 फरवरी तक भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म अप्लाई आपको 14 फरवरी तक ही करना है। उसके बाद यहाँ पर बात करें करेक्शन का डेट, इन्होंने रखा है कि कुछ गलती हो जाता है तो करेक्शन का डेट आपका 18 फरवरी से लेके 19 फरवरी तक है। ये सब मैं आपको बताते रहूँगा, इसका आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे अगर चलते हैं तो इसमें कितने तरह के पोस्ट रहते हैं। सबसे पहली बात बता दी, ये 10th पास वैकेंसी है, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं जीडीएस से रिलेटेड, तो 10वीं पास ये वैकेंसी है, ठीक है। इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट आप पोस्ट ऑफिस में डाकिया बनते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर बनते हैं। जैसे ये ब्रांच पोस्ट मास्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर को मदद करने वाला। उसके बाद ये हो गया डाक सेवक, जो घरे घर डाक पहुंचाता है, ठीक। अब सैलरी क्या मिलता है, देखिए ब्रांच पोस्ट मास्टर को जो सैलरी मिलता है 12,000 से लेके 29,380 तक, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक को 10,000 से लेकर 24,470 तक, मतलब स्टार्टिंग सैलरी की अगर बात करें, ठीक है, तो दोनों का मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। और हर साल एनुअल सैलरी में 3% का इंक्रीज भी होता है, ठीक। दोनों का स्टार्टिंग सैलरी बता देते हैं। देखिए दोनों में सिर्फ डीए जुटेगा, जैसे 12,000 स्टार्टिंग है ना, ठीक है, तो इसमें आप जोड़ लीजिए 50% डीए, ठीक है। तो 50% डीए क्या होता है, डी अर्नेस अलाउंस, मतलब जो भी आपका सैलरी है 12,000 बेसिक पे, इसका 50%, तो 6,000 होगा। तो इसमें कितना हो गया, 12,000 प्लस 6,000, मतलब 18,000। कितना, 18,000 आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर का सैलरी हो गया। और इन दोनों का जो सैलरी है 10,000 है, तो इसका जो डीए होगा 5,000 होगा। दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो गया, 15,000। तो सैलरी जो है ब्रांच पोस्ट मास्टर का स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर आप देख रहे हैं 18,000, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक का 15,000। आप कहीं भी भर सकते हैं, इंडिया में कहीं पर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा जो रखा गया है 18 साल से लेकर 40 साल तक उम्र सीमा रखा गया है। एससी एसटी को 5 साल का छूट, ओबीसी को 3 साल का छूट, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को कोई भी छूट नहीं दिया गया है एज में। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कर दिया है कि आप 10th पास होने चाहिए, और 10th में जो है आपका मैथमेटिक्स और इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली आप सिर्फ क्लास 10th पास होने चाहिए, और क्लास 10th में आपका मैथ्स और इंग्लिश होना चाहिए। बहुत बच्चों का ये डाउट रहता है कि क्लास 10th में कितना परसेंटेज रहे तो फॉर्म भरे, ठीक है। क्लास 10th में आपका कितना परसेंटेज रहे तो ग्रामीण डाक सेवक में आपका सिलेक्शन हो सकता है, वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए नीचे देखते हैं, इन्होंने एक क्लॉज इस बार और जोड़ दिया है, ठीक है। एक तरह से इसको बदलाव ही बोल सकते हैं आप, कि आपका जो लोकल लैंग्वेजेस है वो आपको जानना होगा एनेक्सर 3 के हिसाब से। मतलब जिस जिस जगह आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जैसे अरुणाचल प्रदेश को लेके ये सख्त हो गया है कि वहाँ का जो है आपको थर्ड लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। गोवा का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, जो कि कोनाकी होता है शायद। सिक्किम का भी आपको लोकल लैंग्वेज यहाँ पर आना चाहिए। तो और अदर क्वालिफिकेशंस में इन्होंने दिया है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज का मतलब ये है कि अगर आपने क्लास 10th में कंप्यूटर पढ़ा है तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई भी जरूरत नहीं, लेकिन क्लास 10th में कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। साइकिल चलाने आना चाहिए। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का मतलब है कि आप कुछ ना कुछ कमा रहे हो, इसका ये ज़्यादा सबूत नहीं मांगेंगे। मान लो आप महीना में 2,000 भी कमा रहे हो ट्यूशन पढ़ा के भी, तो वो भी आप बता सकते हो, उतना कोई दिक्कत नहीं है। अब रिजर्वेशन को लेकर एक बात कर लेते हैं कि अगर आप SC ST OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दो चीज़ आपके पास मस्ट होना चाहिए। एक हो गया फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, मतलब कि आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए कि कौन कौन, ओबीसी कैटेगरी का, SC ST और EWS, ठीक है। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, आपके पास जो है सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डोमिसाइल। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। निवास प्रमाण पत्र, आप जिस भी मतलब आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए कि आप यहाँ पर बिहार से बिलोंग करते हैं, भले आप अप्लाई कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन आपके पास जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। अब थोड़ा सा नीचे हम लोग चलते हैं ताकि और भी डाउट्स हम आपके यहाँ पर क्लैरिफाई कर पाए। देखिए जब डीवी के समय आप जाइएगा तो आपके पास मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, इस पर मैं टिक कर रहा हूँ, मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सब तो आपके पास कंफर्म यहाँ पर होना चाहिए जब भी आप यहाँ पर डीवी के लिए कभी जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसमें कोई एग्जाम होता है नहीं, आपके 10th के परसेंटेज पर सिलेक्शन हो जाता है। तो 10th में आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है, वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। थोड़ा सा नीचे चलते हैं ताकि उसके बारे में हम बात कर पाएँ। यहाँ पर आपके दिए हुए हैं सभी के नाम, ठीक है। तो देखिए
ऐसा ध्यान से समझिएगा, जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलता है, तो तेलुगु हर जगह बोलता है इंडिया में, नहीं ना, सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही तेलुगु बोलता है, असम में ही आसामीज बोलता है, ठीक है, बंगाल में ही बंगाली बोलता है। इस तरह से जहाँ रहेगा वहाँ पर जो आपका कट ऑफ रहेगा 100 में से, ठीक है, वो आपका रहेगा कितना, 75, ठीक है। अगर 10th में 75 प्लस मार्क्स है तो अप्लाई कर दीजिए, 75 भी है तो, ठीक। दूसरा यहाँ पर बात करते हैं, दूसरा यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जहाँ हिंदी बोला जाता है, ठीक है, जहाँ हिंदी बोला जाता है, जैसे कि आपका ये देखिए दिल्ली में हिंदी बोला जाता है, ठीक। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी बोला जाता है, आपका जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं, झारखंड में भी हिंदी बोला जाता है। जहाँ जहाँ हिंदी बोला जाता है वहाँ आपका 10th में जो है 80 प्लस मार्क्स होना चाहिए, कितना, 80 प्लस। अब भले जहाँ जो लैंग्वेज बोला जाता है वहाँ पर अगर आपका 70 भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं सीधा सीधी आपको समझाता हूँ, जैसे कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र जो है मराठी बोला जाता है, ठीक है। गोवा का जो पार्ट है उसमें कोनाकी या मराठी बोला जाता है। यहाँ पर मणिपुर में मणिपुरी और इंग्लिश, ठीक है। आपका जो मेघालय है, नॉर्थ ईस्ट में जो आपका मेघालय है, इसमें बहुत हिंदी, इंग्लिश और गारो, ठीक है। तो इस सब जगह पर जो है आपको 70 मार्क्स भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 10 में 70 मार्क्स भी, जैसे ओडिशा का ओडिया, यहाँ पर तो कभी कभी आपका जो है 65 पर सिलेक्शन हो जाता है, कितना पर, 65 पर। तो इस सब जगह अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ का लैंग्वेज बैरियर है, सिर्फ वही आदमी वहाँ का लैंग्वेज आता है, तो वहाँ का कटअप जो है कम जाता है, ठीक है। 10th में जो कम मार्क्स भी जाता है तो सिलेक्शन हो जाता है। SC ST सर्टिफिकेट देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट जो चाहिए कुछ इस तरीका का दिखता है। The form of certificate to be produced by scheduled caste and scheduled tribes candidates applying for the appointment to the post under the government of India। तो ये चीज़ लिखा हुआ है, देखिए अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। OBC में भी सेम यही चीज़ लिखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर येलो से कर देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है ना अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये भी सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है, एनेक्सर 5 के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। ये आपका हो गया OBC का, ठीक है, OBC का एनेक्सर 5 के हिसाब से। और SC ST का किसके हिसाब से, यहाँ पर दिखा देता हूँ, SC ST का भी यहाँ पर एनेक्सर 5 के हिसाब से। तो अगर आप यहाँ पर, ठीक है, GDS की तैयारी कर रहे हैं, ग्रामीण डाक सेवक की, तो याद रखिएगा अगर आपके क्लास 10 GDS में आपको कहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ग्रामीण डाक सेवक जो है आपको फॉर्म अप्लाई, अगर आपका 10th में 70% के आसपास है, 75% के आसपास है, तो आप दूर में फॉर्म अप्लाई कीजिए, साउथ की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ फॉर्म अप्लाई कीजिए। लेकिन अगर आपके क्लास 10th में 80% से ऊपर है तो आपका जो भी स्टेट है अपने खुद के स्टेट में अप्लाई कीजिए, क्योंकि एक बार अगर जॉब लग भी जाता है तो फिर दूर स्टेट, कहीं दूर में लग जाएगा तो आप वहाँ जाना नहीं चाहेंगे। और बहुत बच्चों का कहना यह है कि 100% पर सिलेक्शन होता है, 99 पर, 95 पर, उससे कम पर नहीं होता है। तो मैं बता दूं कि हाँ, शुरुआती में 100 पर होता है, 99 पर होता है, मेरिट लिस्ट निकलता है, पहला मेरिट लिस्ट 100 पर ही जाता है, फिर 99, फिर 98, 95, 90, फिर 85, 80 ऐसे कर करके घटता है। और बहुत जगह कट ऑफ जो है 80 के आसपास, 75 के आसपास, 70 तक, 70 से नीचे कहीं नहीं जाता है, ठीक है। मैंने आज तक जो 2-3 साल का एनालिसिस किया है, अगर क्लास 10th में से आपका 70% मार्क्स से ऊपर है तभी फॉर्म भरिएगा।